नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर और जाने-माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा कि भारत को रशिया से तेल खरीदने की नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। राजन ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमें ये पूछने की जरूरत है कि रशिया से तेल खरीदने पर किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स को टैरिफ के जरिए कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने के कारण भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। रघुराम राजन ने कहा कि ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। बीते 3 साल से भारत को $5 से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर रशिया से क्रूड ऑयल मिल रहा है। मनी लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डिस्काउंट का 65% फायदा रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को मिला। वहीं सरकार को 35% फायदा मिला, लेकिन आम आदमी के हिस्से में कुछ नहीं आया। रघुराम राजन ने कहा कि हमें ये सोचना चाहिए कि रूस से सस्ते तेल का फायदा किसे मिला और अब अमेरिका के टैरिफ का नुकसान किसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज रशिया से तेल खरीदने की एक कीमत चुकानी पड़ रही है, इससे लाभ भी हो रहा है और एक देश के रूप में हमें खुद से पूछना होगा कि इसका क्या नतीजा निकल रहा है। How much we benefit from it and how much we are losing. And again, I think insisting on sovereignty, etc., is fine from the perspective of our rights. But at this point, it's a real power play, and we need to ask who's benefiting from this in the country, who's hurting, and on net, is the country benefiting? The price of Russian oil today is not that different from the market price of oil. Remember, we were importing only 2% from Russia before the sanctions were applied on Russia, and it became convenient for us to buy Russian oil, as many have said, with the connivance of the Americans. Now that the Americans have turned, I think it's worth asking how much does this benefit us and who is it going to, and do we need to continue this, or can we quietly shut down this and move towards buying oil on the market if it doesn't cost us that much? While it costs us enormous amounts in tariffs, it is certainly a policy question worth asking. Again, I'm not in any doubt about the sovereignty question, but the policy question is more easily resolved if we ask ourselves who's paying the price for this purchase and who's getting the benefits. And if we equalize by taking from those who are benefiting to giving those who are paying the price, maybe that itself will reduce the incentive to go purchasing this Russian oil. I mean, let's face it, there is a cost being paid today for buying Russian oil. There's a benefit from it, and we need to ask ourselves as a country how this is playing out. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ कहा कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर पुतिन की वॉर मशीन को मिलने वाली वित्तीय मदद रोक दी है। नवारो ने एक दिन पहले ही रशिया यूक्रेन संघर्ष को ही मोती का युद्ध कहा था। नवारो ने आरोप लगाया था कि रशिया से तेल खरीदकर भारत इस जंग को हवा दे रहा है। नवारो ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत की ऑयल रिफाइनरीज अपने साइलेंट रशियन पार्टनर्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट में कालाबाजारी करती हैं और बड़ा मुनाफा कमाती हैं। वहीं रशिया यूक्रेन युद्ध को फंड करने के लिए हार्ड करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। Stop India and China from buying Russian oil. You do that tomorrow when the war's over. Okay? The war's over. If everybody, including Europe, this is like Europe's still buying Russia oil, which is crazy. Okay? If people just stop buying Russia oil, then it's only a matter of time before Putin doesn't have the money to fund that war. So Modi's a big part of it. It's 1.5 million barrels of oil a day. That buys a lot of drones and bombs to kill Ukrainians. Okay, a lot. Okay, so what's troubling. दूसरी तरफ एनर्जी एनालिस्ट अनस अल हाजी ने भारत के रशिया से तेल आयात घटाने की खबरों को खारिज किया है।
एक टीवी इंटरव्यू में अल-हाजी ने कहा कि यह खबर गलत है कि भारत ट्रंप को खुश करने के लिए रशिया से तेल का इंपोर्ट घटा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पिछले वर्षों को देखें तो हर अक्टूबर के महीने में ऊर्जा आयात कम होता है। ये गिरावट स्वाभाविक है। Of course, a lot of misinformation in the media. For example, this morning, our time, there was a piece of news saying that Indian refiners are going to reduce their exports or their imports from Russia in October. And the news said, well, because they are trying to be nice to Trump and they want to comply. This is absolutely not correct, because if you look at every October in recent years, imports from Russia declined in October. So the decline basically is natural. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के जापान दौरे पे हैं। वो जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के न्योते पर 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान इकोनॉमिक फोरम में कहा कि वैश्विक आर्थिक विकास में भारत का योगदान लगभग 18% है। भारतीय पूंजी बाजार में निवेशकों को अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं और देश में एक मजबूत और स्थिर बैंकिंग प्रणाली मौजूद है। इस सकारात्मक बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की रणनीति है। मोदी ने कहा कि हमने वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की और अब इस प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए नए सुधारों पर काम चल रहा है। ये कदम भारत की आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को और मजबूती प्रदान करेंगे। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है। लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। साथियों, इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। 2017 में हमने वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की थी। अब इसमें नए और बड़े रिफॉर्म लाने पर काम चल रहा है। कुछ हफ्ते पहले हमारी संसद ने नए और सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड को भी मंजूरी दी है। भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि जापान की उन्नत तकनीक और भारत की उत्कृष्ट प्रतिभा एक दूसरे की पूरक है। इससे हमारे आर्थिक संबंधों का विस्तार हो रहा है। कई जापानी कंपनियां मेक इन इंडिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इशिबा ने कहा कि आज हमारी कंपनियों के बीच नए सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने और सहयोग को मजबूत करने के लिए जापान की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। Japan's advanced technology and India's outstanding talent and vast market complement each other, leading to a dramatic expansion of our economic ties. Many Japanese companies are playing a key role in Make in India, and our cooperation is extending across the Pacific and Indian Ocean, Africa, and even into Europe. Today, the signing of numerous cooperation documents between our companies demonstrates Japan's firm commitment to further investment in India and strengthening collaboration, and it is clear evidence that we are steadily building a robust supply chain centered on our two nations. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर कहा कि भारत की प्रगति की हर कहानी ऊर्जा से शुरू होती है। एक वीडियो साझा करते हुए पुरी ने कहा कि आज 25,000 किलोमीटर पाइपलाइंस पहले से ही घरों और इंडस्ट्रीज को बिजली दे रही हैं और 10 किलोमीटर और लंबी पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत के सार्वजनिक उपक्रम 900 किलोटन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, जिससे एक स्वच्छ भविष्य का निर्माण होगा।
Every story of India's progress begins with energy, powering kitchens, moving transport, and easing the lives of 1.4 billion people. Our pipelines, over 25,000 kilometers long, keep homes, industries, and transport running silently and safely every single day. With another 10,000 kilometers coming up, this backbone of India's energy is only getting stronger. The future is being written with green hydrogen. Refineries are building large plants. And by 2030, India's PSUs will together produce nearly 900 kilotons per annum of green hydrogen. Our refineries, too, are engines of growth. From Digboi, Asia's first, to Jamnagar, the world's largest, India today stands as the fourth biggest refining hub globally. They power our nation and supply energy to the world. And this reach is truly nationwide. Through city gas distribution, 1.5 crore families already cook with PNG. CNG stations have grown from just 738 in 2014 to over 8,000 today. And in villages, waste is being turned into wealth, with 113 CBG plants producing 775 tons of clean fuel every day. Behind it all stand India's PSUs, our silent giants. ONGC, IOCL, BPCL, HPCL, Oil, and GAIL. They don't just power vehicles, they empower people by supporting athletes, enabling women entrepreneurs, building Divyang-friendly stations, planting trees, and investing in clean technologies. This is India's energy journey. Stronger today, greener tomorrow, and future-ready for generations to come. All thanks to PM Narendra Modi's people-centric leadership. देश में टीचर्स की कुल संख्या किसी भी शैक्षणिक वर्ष में पहली बार 1 करोड़ को पार कर गई है। 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय की जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। यूडाइज प्लस की इस रिपोर्ट में सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों के टीचर शामिल हैं। ये उपलब्धि ऐसे समय आई है जब शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में महिला शिक्षकों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब कुल टीचर्स में से महिलाओं की हिस्सेदारी 54.2% हो गई है। महिला शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण लड़कियों के स्कूलों के नामांकन में भी बढ़ोतरी हुई है और ये संख्या बढ़कर 48.3% हो गई है, जो पिछले साल 48.1% थी। 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना को 11 साल पूरे हो गए। ये योजना विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम बनकर उभरा है, जिसमें 56 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए। इन जमा खातों में राशि 2.68 लाख करोड़ रुपए पार कर गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि जब आखिरी छोर तक आर्थिक रूप से जुड़ा होता है तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है। पीएम जनधन योजना ने यह लक्ष्य हासिल किया। इसने लोगों की गरिमा बढ़ाई और उन्हें अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक वृद्धि और विकास में वित्तीय समावेशन की मुख्य भूमिका है। बैंक खातों तक सबकी पहुंच से गरीब और हाशिए के लोग पूरी तरह से औपचारिक इकोनॉमी में शामिल होने में सक्षम हो सके। ये है सविता जी। इनके घर में प्रार्थना की घंटी के साथ साथ अब एक और आवाज आती है इनके फोन पर। एक ऐसी आवाज जिसने दूर की इनकी परेशानियां और लाई इनके चेहरे पर मुस्कान। पहले की परेशानियां तो हम क्या ही बताएं। सरकारी योजनाओं का लाभ मदद हमें कहीं से प्राप्त नहीं होती थी। कोई पैसा लेना हो तो कट या कमीशन दिए बिना काम ही नहीं चलता था और ऐसा लगता था जैसे हमारा हक ही हमसे छीन लिया हो। पर अब हमें राहत है कि कोई तो है हमारी चिंता करने वाला है, जिस पर हमें भरोसा है, क्योंकि हम जैसी करोड़ों औरतों की पीड़ा को समझा, नई ताकत दी, नई पहचान दी, क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक में खाते खुलवाए, हमारे हक का पैसा दिया, उन्होंने हमें जनधन दिया। अब तो सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे हमारे जनधन खाते में आता है। अब तो ना कोई कमीशन है, ना कोई चिक चिक। अब तो जब आता है एसएमएस तो मिलती है हमें नई ताकत और हिम्मत। जनधन ने सविता जी को जोड़ा बैंकिंग सिस्टम से और दी नई पहचान। ये थे कॉर्पोरेट दुनिया के आज के अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch